नमस्कार, मैं ज्योति रिछाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने नेपाल हिंसा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने और पूर्व मंत्री शिव डहारिया द्वारा चमचा कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संतोष पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नेपाल में स्थिरता वास्तव में चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, तो कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो अस्थिर करना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि छोटे देश भी स्थिर रहे, क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ था, अभी ये हुआ है, ये मात्र मामला टिक टाक का नहीं है, ये मामला कुछ और है और वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अस्थिर करना ये उचित नहीं है और जो प्रतिबंध सोशल मीडिया के नाम से उन्होंने बताया है, ये भी ऐसा नहीं है, झूठ है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि दीपक बैच किसके चमचे हैं, या महंत जी, या चौबे जी, या जितने भी हैं, ये किसके हैं भाई, ये बता दें। तो हमारे यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, और यहाँ सभी सेवक के भाव से काम करते हैं। आप देखे होंगे कि माननीय चिंतामणि महाराज और रायगढ़ के सांसद राठिया के बगल में पीछे कुर्सी में प्रधानमंत्री जाके बैठ जाता है। एक सहज सरल कार्यकर्ता, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी ये भाव है। और ये जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस में ही ये अंतर कला और उभर के आ रही है और ये होना ही है। ये आदिवासी का अपमान है। देश में राष्ट्रपति बनाने की बात होती है तो एक आदिवासी को बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो आदिवासी को बनाते हैं। चाहे गुंडाधुर हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे सुरेंद्र साय हो, ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा करती है। उसके नाम से अनेक अवार्ड और पुरस्कार देती है और ये अपमान करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का अपमान है। दुर्ग बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सरस्वती बांझरे ने अपने जन्म दिवस पर अहिरवारा में अपने नए घर का गृह प्रवेश किया। इसके साथ अपना जन्म दिवस भी मनाया। हजारों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग उनके जन्मदिन पर शामिल हुए। लोगों ने आकर उन्हें जन्म दिवस की बधाइयां दी। क्षेत्र की जनता, खास तौर पर महिलाओं ने उनके अध्यक्ष बनने के बाद मिली मदद की सराहना की। आपको बता दें कि महिलाओं ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें काफी मदद मिली है। सरस्वती आम आदमी की तरह लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तत्काल निवारण भी करते हैं। तो वहीं सरस्वती बाजरे का कहना है कि वे एक सामान्य परिवार से आते हैं और उन्होंने गरीबी देखी है। वे गरीब लोगों और खास तौर पर महिलाओं की समस्या समझते हैं और जानते हैं। उनका विजन महिलाओं और समाज के लिए अच्छा काम करना है। उन्होंने अपनी 2 महीने की सैलरी को सरकारी स्कूल की छात्राओं का कॉपी बांटने के लिए समर्पित कर दिया। कॉपी प्रिंट करवाकर स्कूली छात्राओं और गरीब बच्चों को दान की। 8 सितंबर को जन्मदिन था हमारा और पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे दुर्ग जिला के समस्त परिवारजन, हमारे ग्राम पंचायत 304 गांव, पूरे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत और नगर निगम के समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ परिवारजन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवारजन, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारीगण जिनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, उन्होंने भी आकर मुझे अपना शुभाशीष प्रदान किया है। मैं सदा उनके आभारी रहूंगी जिन्होंने मेरे का जन्मदिन के अवसर पर मेरे गृह प्रवेश में आकर के मुझे शुभाशीष दिया और बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम समापन हुआ। ज्यादातर देखिए, मैं महिला हूं तो महिलाओं को मेरे प्रति बहुत ही विश्वास है
और निरंतर मैं जनसंपर्क के दौरान मैंने देखा है उनकी समस्याओं को। जैसे कि वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है, साथ में बैठते नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, लेकिन हमारे आने के बाद हम उनके पास बैठते हैं तो उनकी जो खुशियां हैं, तो मैंने इस बार निर्णय लिया है कि मुझे जनता के बीच में रहना है और जन सेवा भाव मेरे अंदर शुरू से है। तो जनता के बीच रहना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठ के दुख सुख बांटना बहुत अच्छा लगता है और जिससे वो भी खुश थी। और मैंने यही नया किया है कि पूरी जनता के बीच में, पूरे दुर्ग जिला परिवार के बीच में अपना जन्मदिन मनाऊं, जो बहुत ही भव्य रूप से मना है। छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने अपने 2 महीने के सरकारी वेतन को हमारे ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए 3000 कॉपियां बनवाई, जिसको मैंने जन्मदिन पर जितने भी बच्चे आए, जितने छात्र छात्रा रहे, सभी को मैंने बांटा है। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम है एक पेड़ मां के नाम, वैसे तो हर माह पौधे लगाते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं, सभी को बताते भी हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बने। और सभी जितने हमारे जन्मदिन पर आए थे सभी को हमने एक पौधे दिया भी है और सभी को जागरूक भी किया है कि सभी अपने हाथों से एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। जी, ज्यादातर महिलाओं के लिए ही है मेरा, क्योंकि महिला हूं तो महिलाओं को ही ज्यादा अपेक्षा होती है। ज्यादातर मेरा फोकस इसी बात पर है कि गांव की महिलाओं को रोजगार मिले, प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण को लेकर जैसे ज्यादा डिमांड होती है कि मशरूम उगाई को लेकर के हो या फिर मुर्गी पालन को लेकर हो, रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट बनते हैं आंगनबाड़ी में होते हैं, वो प्रोडक्ट मेरा ये विचार है कि गाँव की महिलाएं बनाए, कहीं वही बहाने उनको एक रोजगार मिले। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू में कलेक्टर को किसानों की खाद की कमी को लेकर गाड़ा बैला रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। राकेश ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले किसानों की डीएपी खाद नहीं दी गई, किसानों को कालाबाजारी में हजारों में डीएपी खाद को खरीदना पड़ा। अब फिर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही। किसान 266 रुपए की यूरिया खाद को 1500 से 2000 रुपए में लेने को मजबूर है। इसको लेकर बुधवार को कांग्रेस ने किसानों के साथ गाड़ा बैला रैली निकालकर राजीव भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। आज जो बैलगाड़ी लेकर आए हैं उसकी बहुत बड़ा कारण ये है कि 2 साल से ये सरकार कुंभकर्णी नहीं, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो उसको खुद की चिंता है। सरकार लगी हुई है, उसको न युवाओं की चिंता, न किसानों की, न महिलाओं की, न सर्वहारा वर्ग की। किसान आज सड़क पर इसलिए उतरे हैं, आप देखिए सब किसान लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग शहर के लोग इसलिए आए कि हम लोग भी अन्न खाते हैं, अन्नदाता है किसान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मर्यादा में रहना चाहिए। जनता मर्यादा में रहने के लिए भेजती है वो बहुत अशोभनीय है। पूरे छत्तीसगढ़ के परेशान हैं, यही किसान है जिसको पूरे देश में सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान छत्तीसगढ़ के किसानों को सम्मान कोई दिलवाए थे तो भूपेश बघेल जी थे। आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब रोपाई का समय है, डीएपी की जरूरत थी, डीएपी किसानों को नहीं मिला। खुला मार्केट में उनको 1500, 2000, 2500 में लेना पड़ा। आज जब यूरिया की जरूरत है, किसानों का अंतिम दौर में है, किसानी धान निकलने वाला है, यूरिया की जरूरत है, तो आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आज 266 रुपया का यूरिया उनको 1200, 1300, 1500 और 2-2000 रुपया में खुले मार्केट में लेना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, सरकार के पास सोसाइटी के माध्यम से यूरिया देने के लिए नहीं है, लेकिन वो दुकानदार के पास कहां से आ रहा है? तो काला बाजारी इस सरकार के ही वरदहस्त में हो रहा है। बैलगाड़ी लेकर इसलिए पहुंचे थे, किसान हमको बार बार फोन कर रहे थे, किसान बोल रहे थे भैया हमको यूरिया नहीं मिल रहा है, हमको यूरिया दिलाओ। तब हमने किसानों को आह्वान किए कि आप लोग बैला गाड़ी लेके आइए। बोले हम बैला गाड़ी लेके आएंगे, हम उसी में कलेक्ट्रेट जाना चाहते हैं। हम उस बैला गाड़ी में आज होकर रैली के रूप में कांग्रेस भवन, राजीव भवन से आज कलेक्ट्रेट आए।
मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये 3100 रुपया आज हर किसान, हर बच्चा बोलता है ये सिर्फ देने के लिए मजबूर हुए तो वो भूपेश बघेल जी के कारण देने के लिए मजबूर हुए। भूपेश बघेल अगर 2500 रुपये क्विंटल धान का मूल्य नहीं करते तो आज 3100 रुपये नहीं देते। और आपको बता देना चाहता हूँ ये खाद की किल्लत क्यों करवा रहे हैं, चाहे डीपी हो चाहे यूरिया हो, उसका कारण, किल्लत करवाने का कारण सिर्फ यही है कि 21 क्विंटल धान ये प्रति एकड़ नहीं खरीदना चाहता, उत्पादन मत हो किसानों का, इसलिए ये सरकार कर रही है। 2 दिन के समय के बाद क्या होगा अगर नहीं उपलब्ध हो पाई तो? देखिए फिर से कलेक्ट्रेट आएंगे, फिर से एक आंदोलन करेंगे किसानों के सम्मान में, क्योंकि अब 15 से 20 दिन ही समय बचा है किसानों के पास। यूरिया के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन है, उसके बाद नहीं है। तो ये सरकार से हमने मांग किया और आज लिखित आश्वासन जो हमको मिला है 2 दिन में हम खाद उपलब्ध करा देंगे, ये लिखित आश्वासन अपने को मिला है। आप खुद जा रहे हैं, आप हमारे भाई, आपके माध्यम से हम दुनिया को बता पाते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ, आपको भी पता है कि ये सरकार को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, कोई विभाग जो है खुश नहीं है, कोई वर्ग खुश नहीं है। या किसान की बात करें वो खुश नहीं है, मजदूर की बात करें वो खुश नहीं है, युवा की बात करें वो खुश नहीं है, महिलाओं की बात करें वो खुश नहीं है, विद्यार्थी की बात करें वो खुश नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं, कोई वर्ग खुश नहीं है। और आपको ये बता देना चाहता हूँ 2023 में इन लोग तो 14-15 सीट आए थे, 2028 में ये दहाई पार नहीं करेंगे। देखिए ये सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है जो भूपेश बघेल जी जब समय पड़ता था, तीज के पहले, दिवाली के पहले बोनस दे देते थे, तीजा जैसी आता था मार्केट में रौनक हो जाती थी, पूरी मार्केट जो है कपड़ा मार्केट से लेके सोना चांदी का मार्केट लहलहा जाता था। लेकिन ये सरकार नहीं देगी, ये सरकार ऐसी है, किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार। कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में प्रवास के दौरान विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और अनेक हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित किया। सीएम साय ने पीएम जनमन आवास योजना, पीएम ग्रामीण एवं शहरी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी और प्रमाण पत्र वितरित किए। रेशम विभाग की ओर से कोसा उत्पादन हेतु 3,27,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को 1,20,000 का ऋण दिया गया। आदिवासी विकास विभाग के तहत बरहोर वर्ग के लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं भी की। कोरबा में बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 10 करोड़, सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़, एक्वा पार्क के लिए 37 करोड़ तथा अधूरी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर ये प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं, कभी की पूर्ति का भी है और आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण का भी ये प्राधिकरण का गठन हुआ है और उसमें बड़ी अच्छा चर्चा हुई है। और आज चूंकि ऊर्जा नगरी में ये बैठक का आयोजन था
और श्री लखनलाल जी देवांगन जो हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उनकी मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सोनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है, उसके लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है, तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का, और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर, मध्यम मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था। उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सबके पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो इस तरह से आज का ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही बिल्कुल। और वैसे तो कोरबा डीएमएफ की दृष्टि से इतना धनी जिला है कि सारा समस्या का समाधान उसी से हो सकता है। बजट बढ़ाए हैं, 50 करोड़ का जो बजट था इस मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का, तो उसका बजट 25 करोड़ बढ़ा के 75 करोड़ का कर दिया। केशकाल बीजेपी विधायक ने बीजापुर में प्रेस वार्ता करते हुए जीएसटी के नए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम कर दी हैं और नया स्लैब लागू कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं और नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनमें 5% और 18% टैक्स के 2 स्लैब रहेंगे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों का सामान शामिल है। पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जीएसटी को लेकर के जो बदलाव किया गया है, पहले 4 स्लैब में जीएसटी हुआ करता था, उसको 2 स्लैब में किया गया है। पहले 28% तक के जीएसटी लगा करता था, उसको 18%, 12%, 5% और कुछ मामले में 0% तक के जीएसटी का दर लागू किया गया है। उसी बात को लेकर के हम सभी जिलों में जाकर के वहां के हमारा जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि आम जनता को इस जीएसटी के कम होने से क्या फायदा हो सकता है, उसके लिए आपके योगदान किस प्रकार से हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता किया गया। मैं इस बात के लिए यहाँ के मीडिया परिवार को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कम सूचना पर यहाँ पर उपलब्ध हो सके और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एक जनता के लिए सुधारात्मक कदम उठाया गया है जीएसटी को लेकर के, उसको सुना है और आम जनता तक पहुंचाने का सहयोग करने का वादा किया है। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए प्रदेश स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे और बीजेपी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा में सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की इमारत पर कई लोग नेता बने, लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। पहले सीजेआई, पीएम और नेता प्रतिपक्ष तय करते थे कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अब पीएम, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष मिलकर 2 के बहुमत से चयन कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि एक ही विचारधारा देश में रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमने जनता के भरोसे पर सरकार बनाई थी, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी ने प्रशासन और आयोग की मिलीभगत से जनादेश का अपमान किया है। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे निर्वाचन आयोग ने जवाब नहीं, ना तो जांच करी। हमने किया था राहुल गांधी के उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी जो शपथ पत्र मांग रहे हैं। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल जनता के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई अब सड़क तक जाएगी। आज बिलासपुर संभाग में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जगह जो सर्वे किया तो पाया हर जगह इन्होंने वोट की चोरी की है। वोट में काफी संख्या में फेरबदल किया है। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके तर्ज में आज हम सभी लोगों को यह अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में आज वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम बिलासपुर संभाग से शुरू की गई है और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब होंगे और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वोट चोर एक अभियान है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षण में जिस तरीके से काम कर रही है पूरे देश में, इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरीके से विश्लेषण करने के बाद हमने इस चीज को पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो जीत हो रही है देश में बने विपरीत माहौल के बाद भी निश्चित तौर पर वोट चोरी करते हैं। इस वोट चोरी अभियान से बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक अभियान के रूप में चलाएगी। उस रथ को हम पार कराएंगे, यही हम चाहते हैं और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। पूरा भारत देश में एक आंदोलन चलाए जाते हैं कि वोट चोरी का रोकना है और लोकतंत्र के साथ साथ प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता जनता का जागरूक करना है, वहाँ एक जागरूक करना है, एक वोट के अधिकार देना है, आमंत्रित करूंगा वोट के अधिकार जनता समझते हैं। अब ये वोट चोरी सरकार के जो मोदी सरकार है वो नहीं चल पावा है। वोट गद्दी छोड़ की आज कार्यक्रम इस महीने का जो बिजली बिल आएगा जिला के ग्राउंड पूरा बिजली बिल आएगा, गरीबों से वसूली की जाएगी ताकि महतारी वंदन योजना का पैसा इनको वापस दिया जाए। वोट चोरी करे के मतलब ये सरकार ये जानबूझकर कर रही है। नाम मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा वोट डाला थे कि वोट चोरी अभियान को वोट चोरी गद्दी छोड़ अपने जो अभियान छेड़ा राहुल जी ने, इसमें हम सबको सहभागिता अपनी देनी है। हर कार्यकर्ता को, हर जनता को अपनी भागीदारी देनी है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित हुए और हम लोगों ने जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सबों ने जो बातें रखी है कि हमारे जो अधिकार है वोट जो चोरी किए हैं उसके विरोध में जो हमने अभियान चलाया है वोट चोर गद्दी छोड़ करके, और हम आने वाले समय में कामयाब होंगे और हमारे जनता कांग्रेस पार्टी का फिर से मेहनत है वो आगे की ओर जा रहा है और सच्चाई सामने आ रहा है कि हमारे राहुल गांधी जी आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद में बैठेंगे।
इस प्रकार हमने देखा कि कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे आंदोलन प्रदेश भर में चलते रहेंगे। बिलासपुर की इस रैली को कांग्रेस ने जन जागरण का आगाज बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।